हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ऋतिक का फार्म हाउस। शेरवन पानी पीने के लिए नीचे आया हुआ था जब उसे आलिया के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देने लगी, जिन्होंने सुनते हुए शेरवन 2 मिनट सोचने के बाद अपने कदम सीधे आलिया के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। शेरवन आलिया के कमरे के बाहर आकर दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, आलिया। लेकिन अंदर से आलिया शेरवन को कोई जवाब नहीं देती, जिसे देख शेरवन दरवाजे का नॉट घुमाकर अंदर आता है तो पूरे कमरे में अंधेरा फैला हुआ था, जिसे देखते हुए शेरवन दीवार के बगल में स्विच को ढूंढते हुए लाइट ऑन करता है तो पाता है आलिया अब बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी और कांप रही थी, जिसे देख शेरवन घबरा जाता है और जल्दी से आलिया के पास आकर उसे पकड़ते हुए कहता है, आलिया आलिया तुम्हें क्या हुआ। ये कहते हुए शेरवन आलिया को अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से कमरे से बाहर आते हुए चिल्लाते हुए कहता है, रिवान गाड़ी निकालो। शेरवन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे फार्म हाउस की लाइट्स जल उठती है और रिवान जल्दी से अपने कमरे से भागते हुए बाहर आता है और आलिया की हालत देख डर जाता है। उसे डरता हुआ देखकर शेरवन उसे गुस्से से बोला, इडियट, गाड़ी निकालो। जिसे सुनकर रिवान जल्दी से अपने सेंस में आकर भागते हुए बाहर आता है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तो शेरवन भी उसके पीछे चला और जल्दी से आकर बैक सीट पर बैठ जाता है। शेरवन के बैठते ही रिवान कार स्टार्ट कर ड्राइव करते हुए शेरवन से घबराहट में बोले, इसे क्या हुआ। जिसे सुनकर शेरवन आलिया को पकड़ते हुए रिवान की तरफ देखते हुए बोला, मैंने बस सुना है कि दौरे उठते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इसमें करना क्या होता है। ये कहते हुए शेरवन के चेहरे पर दौरे साफ नजर आ रहा था जब वो जल्दी से अपना फ़ोन निकाल कर ऋतिक को कॉल कर देता है। शेरवन के कॉल करते ही दूसरी तरफ से ऋतिक और कॉल अटेंड करते हुए बोला, रात के इस वक्त कॉल। शेरवन ऋतिक की बात सुनकर जल्दी से बोला, बॉस आलिया के दौरे उठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। ऋतिक ने शेरवन की बात को बीच में काटते हुए कहा, जिसे सुनकर शेरवन जल्दी से बोला, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल, आप जल्दी से आ जाओ, मैडम को मत बताना, वो परेशान हो जाएगी। इतना कहकर शेरवन कॉल कट कर देता है। रिवान की तरफ देखते हुए कहता है, स्पीड बढ़ाओ। रिवान शेरवन की बात पर जल्दी से कार की स्पीड और ज़्यादा तेज कर देता है। इधर ऋतिक, जो कि छत पर उन लोगों के बैचलर पार्टी में बैठा हुआ था, जल्दी से उठकर वहां से जाने लगा। जिसे देख मृत्युंजय बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी तो बैचलर पार्टी शुरू हुई है। जिसे सुनकर ऋतिक अपना सर नहीं में हिलाकर, मुझे हॉस्पिटल जाना है, आलिया के दौरे उठे हैं। ये सुनकर मृत्युंजय हैरान होते हुए, व्हाट। ऋतिक अपना सर हाँ में हिलाकर वहाँ से जाते हुए, हाँ, और मुझे हॉस्पिटल जाना है। इतना कहकर ऋतिक नीचे की तरफ चला जाता है और मृत्युंजय बाकी लोगों की तरफ देख कर कहता है, मैं ऋतिक के साथ जा रहा हूँ, तुम लोग अपना एंजॉय करो। ये कहते हुए मृत्युंजय वहाँ से ऋतिक के पीछे चला जाता है। अथर्व, जो कि वहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, जाते हुए उन दोनों को देखकर उठते हुए बोला, मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। इतना कहकर अथर्व जैसे तैसे करके उठ जाता है, क्योंकि उसे थोड़ी सी चढ़ गई थी। जिसे एक नज़र देखने के बाद विकल्प अमृत की तरफ देखते हुए बोला, वापी को बताया नहीं है इस बारे में, अगर उसे पता चल गया ना तो वो हमें लोगों को सर कलम कर देगा। जिसे सुनकर अमृत अपना सर नहीं मेहरा, चलो यार सोने चलते हैं, मूड खराब हो गया है, वहाँ आलिया की तबीयत खराब और यहाँ हम सब पार्टी कर रहे हैं। अमृत के बात पर सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पूरा छत कुछ ही देर में खाली हो जाता है। इधर अथर्व नीचे आता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है जब उसकी नज़र अक्षिता पर जाती है, जो कि फ़ोन कॉल पर बात कर रही थी। जिसे देखते हुए अथर्व उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो जाता है और उसकी बातें सुनने लगता है। वहीं अक्षिता फ़ोन कॉल में बोली, अक्षु रोना बंद करो, मैं आ जाऊंगी कल। अक्षिता के बाद दूसरी तरफ से कोई रोते हुए बोला, झूठ। उस रोने की आवाज़ को सुनकर अक्षिता थोड़ी सी परेशान होकर बोली, अक्षु आंटी को फ़ोन दो। जिस पर वह शख्स रोते हुए फिर से बोला, नहीं, प्रॉमिस कल आओगी। जिस पर अक्षिता अपना सिर हिलाते हुए, पक्का प्रॉमिस, जैसे यहाँ की शादी कंप्लीट हुई मैं कल रात को वहाँ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी, हम पूरी रात साथ रहेंगे। जिसे सुनकर वह सब कुछ कहता उससे पहले पीछे से ताली बजाते हुए बोला, क्लैप क्लैप, क्या बात है, सही कहा किसी ने, हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के और दिखाने के कुछ और। तुम भी बिल्कुल उसी हाथी की तरह हो, चरित्र के कितने डिंगे हाँकती और यहाँ कल रात किसी और की बाहों में, वाह मुझे क्या खराबी है। अथर्व की आवाज़ सुन अक्षिता जल्दी से सिर घुमाकर उसकी तरफ देख फ़ोन को कान में रखते हुए बोले, अक्षु मैं आपको रात को कॉल करती हूँ, ओके, आप मेरा वेट करना, मैं पक्का आऊँगी। इतना कहकर अक्षिता कॉल कट कर देती है और एक नज़र अथर्व को देखकर वहाँ से बिना उसकी बात जवाब दिए जाने लगती है। जिस पर अथर्व उसके हाथ को कस कर पकड़ उसे दीवार से लगाते हुए कहता है, कौन है वो। जिसे देखकर अक्षिता अथर्व को खुद से दूर धकेला अपने दांत पीसते हुए, थारे को बताना जरूरी को नहीं समझे मैं। ये सुनकर अथर्व
गुस्से से अक्षिता को घूरते हुए उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ अक्षिता को दीवार से लगाकर अपने दांत पीसते हुए बताना जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं जानना जरूरी समझता हूँ। बताओ कौन है वो? जिस पर अक्षिता अथर्व की आंखों में घूरते हुए अपने दांत पीस कर बोली, कौन है तू? अथर्व अक्षिता के सवाल पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? तो चलो बता देता हूँ, मैं वो हूँ जिसके साथ तुम राजस्थान में कमरे में थी, जो तुम्हें पूरी रात अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। और जानना चाहती हो? ये सुनते हुए अक्षिता एकदम से अथर्व को खुद से दूर धकेल गुस्से से बोले, देख मन्ने थारे जैसे लड़कीबाज लोग घने पसंद को नहीं, जिस वास्ते। अभी अक्षिता कह रही थी जब अथर्व उसके धक्का देने पर गुस्से में उसके बालों को कसकर पकड़ जबरदस्ती उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अथर्व का अचानक किस करने पर अक्षिता को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे उसके दिमाग की सारी नसें सूज गई हो। वहीं अथर्व अक्षिता को चुपचाप खड़ी देकर उसके बालों पर पकड़ थोड़ी ढीली कर कमर पर हाथ डालकर उसे गले लगाकर उसके होठों पर चूमने लग। जब अक्षिता एकदम से अथर्व से दूर होकर उसके हाथ को कसकर पकड़ घुमाकर उसे उठाकर पटक देती है और उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा जड़ देती है, जिससे अथर्व के होंठ के किनारे फट जाते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता है। अक्षिता अथर्व को फिर से मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करती है, लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं, जिस पर अथर्व को वहीं जमीन पर छोड़ वहां से जाते हुए बोली, आगे से मारे से पंगा को नहीं लेना। इतना कहकर अक्षिता अपने कमरे के अंदर चली जाती है और अथर्व वहीं पर दर्द से कराते हुए उठकर बैठ अपने होंठ के किनारे से निकल रहे खून को साफ करते हुए खुद से बोला, कौन है ये अक्षु? पता लगा कर रहूँगा, साले तेरे कारण मैंने मार खाई ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ये कहते हुए अथर्व उठकर खड़ा हो जाता है। उसका सारा नथ अक्षिता के मार से उतर चुका था, जिसका चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं ध्रुवी और सुधांशु साथ में ध्रुवी के कमरे के बालकनी में बैठे हुए थे। जब ध्रुवी सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, तुम कुछ सोच रहे हो? सुधांशु ध्रुवी की बात पर उसकी तरफ देखते हुए अपना सर हिलाकर बोला, हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ कैसे। सुधांशु के बात पर ध्रुवी कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन तुम्हें करना क्या है? सुधांशु ध्रुवी के सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे अपने जीजू की हेल्प करनी है, भाई की हेल्प, लेकिन किस बात के लिए ये तो बताओ। ध्रुवी ने आंखें चढ़ाते, जिस पर सुधांशु ध्रुवी की आंखों में देखते हुए वो परेशान है और मैंने भी उनका थोड़ा मजाक बना दिया, इसलिए वो मुझसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए जो भी करना है मुझे ही करना है। ध्रुवी सुधांशु की गुल बातों को सुनते हुए अपनी आंखों रोल करके बोली, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही है, जरा स्पष्ट रूप से कहोगे? सुधांशु ध्रुवी की बात पर बोला, मेरी छोरो, मैं देख लूंगा, तुम ये बताओ क्या तुम्हारी बात हुई धैर्य से? धैर्य के जिक्र पर सुधांशु ध्रुवी की तरफ देखते हुए, मेरा उनसे बात करने का कोई इरादा नहीं, इसलिए मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे आए और कैसे नहीं। ये सुनकर सुधांशु अपना सिर हिलाता, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें अपनी भाभी के बारे में एक बार सोचना चाहिए। गीतांजलि के जिक्र पर ध्रुवी कुछ पल सोचने के बाद सुधांशु की तरफ देखते हुए बोले, अगर मुझसे कोई ओपिनियन पूछे तो मैं सीधा यही कहूँगी कि उन्हें अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। मेरे भाई किसी के सगे नहीं हैं। ध्रुवी की बात पर सुधांशु कुछ पल चुप रहकर बोला, माफ़ तो मैं भी नहीं करूँगा उसे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में गिल्ट दिख रही थी। ध्रुवी सुधांशु की बात पर उसके सर को सहलाते हुए बोली, सिद्ध, मैंने इतने रंग देखे हैं उनके कि कौन सा असली और कौन सा नकली कन्फ्यूज हो जाती हूँ मैं, इसलिए तुम उनकी भोली सूरत के जाल में मत फंसो। ये सुनकर सुधांशु अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो रात काफ़ी हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। ध्रुवी सुधांशु की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए उठकर खड़ी हो जाते हुए सुधांशु के माथे पर चूमते हुए कहती है, गुड नाइट, कल मंडप में मिलते हैं मेरे होने वाले पति परमेश्वर। इतना कहकर ध्रुवी मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है और सुधांशु उसे जाता हुआ देखने के बाद कुछ सोचने लगता है। सिटी हॉस्पिटल आलिया आईसीयू में थी और उसकी MRI CT स्कैन की गई थी, लेकिन अब आलिया की हालत थोड़ी ठीक थी, लेकिन फिर भी वो बेहोश थी और उसे एक कैनुला लगा हुआ था। जब ऋतिक मृत्युंजय के साथ वहां पहुंचता और शेलवन की तरफ देखते हुए बोला, आलिया। ऋतिक की बात सुन शेलवन कुर्सी से खड़ा उसे आईसीयू की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंदर है। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने क्या कहा? सेल्वन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, MRI एंड CT स्कैन किया गया है और उसके कुछ चेकअप हुए हैं, बाकी अभी तक डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है और उसे ICU में डाल दिया है। ये सुनकर मृत्युंजय एक नज़र ICU की तरफ देखने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए, ICU मिस, सोच से ज़्यादा किसी की हालत खराब? ऋतिक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है और शेलवन की तरफ देखते हुए कहता, तुम यहीं रहो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना कहकर ऋतिक मृत्युंजय के साथ डॉक्टर के केबिन की तरफ चला जाता है। शेलवन जाते हुए ऋतिक को देखने के बाद धीमे कदमों से ICU के दरवाजे के बाहर खड़ा हो दरवाजे पर लगे शीशे से ICU के अंदर बिस्तर पर लेटी आलिया की तरफ देखते हुए बोला, आलिया, ठीक हो जाओ प्लीज़।
ये कहते हुए शेलवन की आंखें हल्की सी नम हो जाती है जब रिवान उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है वो ठीक हो जाएगी। रिवान की आवाज़ सुन शेलवन जल्दी से अपनी आंखों की नमी को साफ करते हुए हाँ, उसके जैसे लोग जल्दी से पीछा नहीं छोड़ते। जिसे सुनकर रिवान शेलवन के कंधों से पकड़ अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, खुद की फीलिंग से कितना भागोगे? अगर अब उसे कुछ हो गया ना, फिर जाकर आप उसके साथ नॉर्मल हुए तो उसे लगेगा कि आप सिंपैथी क्रिएट कर रहे हो। रिवान के बाद पर शेलवन अपने कंधे उचकाते हुए, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, और अगर उसे कुछ सोचना है तो सोचती रहे। शेलवन के बाद पर रिवान उसकी तरफ देखते हुए, मैं एक सिंपल सा जवाब करता हूँ, क्या आप उसे पसंद नहीं करते? रिवान के सवाल पर शेलवन अपनी नज़रें चुराते हुए बोला, हाँ, नहीं करता मैं उसे पसंद। जिसे देखकर रिवान शेलवन के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि मैं उसे पसंद नहीं करता। शेलवन के रिवान के हाथ को अपने चेहरे से हटाते उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। जिसे देखकर रिवान अपने सिर नहीं में हिलाते हुए, मुझे बेहतर तरीके से पता है कि आप उसे पसंद करते, लेकिन अपने अतीत के कारण आलिया को हर्ट कर रहे हो तो बता देता हूँ, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसे सुनकर शेलवन रिवान को देखते हुए, वो मुझसे बेहतर लड़का डिजर्व करती है, मेरे जैसे ऑलरेडी शादीशुदा आदमी का नहीं, इसलिए तुम चुप रहो। रिवान शेलवन की बात अपना सर नहीं में हिला, शादीशुदा नहीं हो आप, और आलिया को सब कुछ पता है आपके बारे में, फिर भी वो आपको पसंद करती है, मैंने देखा है उसकी आंखों में। शेलवन रिवान की बात सुनकर एक नज़र उसकी तरफ देखने के बाद वहाँ से जाने लगा। जिसे देखकर रिवान शेलवन के हाथ को पकड़ते हुए, रुको, मुझे यहाँ से जाने दो रिवान। शेलवन ने रिवान के अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा। जिसे देखकर रिवान शेलवन के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं नहीं जाने दूंगा और आपको मेरे सवालों का जवाब देने होंगे। रिवान के जिद को देखते हुए शेलवन मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, कौन से सवालों के जवाब चाहते हो तुम? क्यों भाग रहा हूँ मैं आलिया से? तो बताया ना मैंने तुम्हें, शी डिजर्व ए बेटर गाइज देन मी। इतना कहकर शेलवन अपना हाथ छुड़ा वहाँ से अपने नम हो चुके आंखों को साफ करते हुए चला जाता है। रिवान बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इधर ऋतिक और मृत्युंजय दोनों डॉक्टर बत्रा के सामने वाली चेयर पर बैठे हुए थे। बोर्ड में आलिया के सारे रिपोर्ट्स लगे हुए थे। डॉक्टर बत्रा सामने स्क्रीन पर टांगे रिपोर्ट की तरफ इशारा करते हुए ऋतिक से बोले, ये दौरा इसलिए था क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस में थी। डॉक्टर बत्रा के बाद सुन ऋतिक स्क्रीन की तरफ देखते रहे, और ये ब्लैक डॉट किसके लिए है? ऋतिक के सवाल पर डॉक्टर बत्रा उसे स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए, ये उनके मस्तिष्क का सीटी स्कैन रिपोर्ट है, और ये जो ब्लैक डॉट दिख रहे हैं उसका मतलब है कि उनको वो हिस्से कैंसर से संक्रमित है। जिसे सुनकर ऋतिक हैरान होते हुए बोला, लेकिन ये पहले कभी नहीं हुआ था आलिया को। जिस पर डॉक्टर बत्रा उसके सामने खड़े होते हुए बोले, मिस्टर खन्ना, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बीमारी अचानक ही होती है और आलिया की तबीयत ज़्यादा खराब नहीं है। कुछ कीमोथेरेपी के बाद वो फिर से ठीक हो सकती है। डॉक्टर बत्रा की बात सुनकर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे आलिया बिल्कुल ठीक चाहिए। डॉक्टर बत्रा ऋतिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, कल सुबह हम उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे और मैं ओरल कीमोथेरेपी की सलाह दूंगा। जो इंजेक्शन के दौरान की जाने वाली थेरेपी जितनी ही प्रभावशाली होती है, और मैं सारी दवाइयाँ आपको लिख कर दे दूंगा जिन्हें उन्हें टाइम टू टाइम देना है, ताकि उनके दिमाग में जो कैंसर जैसे रोग को रोकने में मदद करेगा। ऋतिक डॉक्टर की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है और उनसे कुछ देर बाद बात कर मृत्युंजय के साथ केबिन से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय ऋतिक के साथ साथ चलते हुए उसकी तरफ देख कर बोला, तुम अपनी वाइफ को इस बारे में बताने वाले हो कि नहीं? वही सोचकर थोड़ा परेशान हो रहा हूँ, ऋतिक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए, क्योंकि अगर उसे बाद में पता चला तो वो ज़्यादा हर्ट होगी। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक अपना सिर हिला देता है। जब उसका फ़ोन बजने लगता है, ऋतिक रिंगटोन की आवाज़ सुन फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे शेलवन फ़ोन कर रहा था। जिसे देखकर ऋतिक कॉल अटेंड करते हुए बोला, क्या हुआ? बॉस, मैं घर के लिए निकल चुका हूँ, वहाँ पर मैंने रिवान को छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से शेलवन ने जवाब दिया। जिसे सुनकर ऋतिक बिना कुछ कहे ओके कहकर कॉल कट कर देता है। ऋतिक के कॉल कट करने पर मृत्युंजय उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या हुआ? काफ़ी सीरियस लग रहे हो। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला।
जब हमें पता हो कि हम किसी को पसंद करते हैं लेकिन फिर भी अगर उस फीलिंग से भाग रहे हैं तो हमें खुद को क्या समझना चाहिए? बेवकूफ़। मृत्युंजय सिंपल सा जवाब दिया। मृत्युंजय के डायरेक्ट जवाब को सुन ऋतिक उसकी तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाकर बोला, मतलब जब आपको मैडम से प्यार हुआ था आपने डायरेक्ट बोल दिया था? मृत्युंजय ऋतिक की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल। मुझसे ये रुकने वाला काम नहीं होता, अभी से नहीं, बहुत पहले से, इसलिए मैं डायरेक्ट डिसीजन लेता हूँ। मृत्युंजय की बात पर ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं यहीं पर हूँ, आलिया को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए आप अपने फैमिली फंक्शन के लिए निकल जाओ। मृत्युंजय अपना सर नहीं में हिलाकर बोला, कोई ना, मॉर्निंग में। अभी मृत्युंजय कह रहा था, जब उसका फ़ोन बजने लगा उसने देखा उसके फ़ोन में महक नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देख मृत्युंजय ऋतिक को एक्सक्यूज़ मी कहकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से महक बोली, आप रात के इस वक्त कहाँ गए हो? जिसके जवाब में मृत्युंजय कुछ पल चुप रहकर बोला, किसी से मत कहना, मैं हॉस्पिटल में हूँ, वो आलिया की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी इसलिए ऋतिक के साथ हॉस्पिटल आया था। जिसे सुनकर महक थोड़ी परेशान होकर बोली, अब उसकी तबीयत कैसी है? महक की परेशान भरी आवाज़ को सुन मृत्युंजय उसे शांत करवाते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ, आलिया बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर ने कहा कि कल मॉर्निंग में उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ऋतिक भाई परेशान होंगे, आप उन्हीं के साथ आना सीधा मॉर्निंग में। मैं यहाँ पर अगर आपके बारे में कोई पूछेगा तो मैं बता दूँगी कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। महक की बात पर मृत्युंजय हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बीवी मेरे साथ रखकर काफ़ी होशियार हो गई है। ये सुनकर महक छोटा सा मुंह बनाकर बोली, मैं बहुत पहले से समझदार थी, इसलिए आप खुद को ज़्यादा शाबाशी देना बंद करो। महक की बात पर मृत्युंजय मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, आराम से सो जाओ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मेरे बच्चे का ख्याल रखना और मेरी बच्ची का भी खुद का। जिसे सुनकर महक ओके कहकर कॉल कट कर देती है। महक मृत्युंजय के कॉल कट होने के बाद ऋतिक की तरफ देखते हुए बोला, मुझे परमिशन मिल गई है, तुम्हारे साथ रहूँगा। ऋतिक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिला देता है और दोनों आईसीयू की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।